आपकी क्या हमारे लिए हदायत होंगी कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव करें? मैं समझता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन जहाँ भी हो, जिस मुल्क में भी हो, जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, लोगों को उसकी इफ़ादियत और उसकी अहमियत पे यकीन नहीं आएगा। नंबर 2, जो हमारी एग्ज़ाम को पास करने का तरीका है, उसमें एक ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसको आप पास कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को उसने साबित किया है कि उसमें कॉम्पिटेंसी है कि कल को अगर आपको इलाज की ज़रूरत पड़े तो क्या आप उसके पास जा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि उसकी विजन क्या है, कम्युनिटी लेवल के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, एकेडमिक लेवल के ऊपर। आप अगर एक सरसरी नज़र एग्जिस्टिंग एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पे हमारे मुल्क में अगर डालें, तो क्या जो आप बातें कह रहे हैं वो हो रही हैं या? जो हमने लोगों से जो सुन रहे हैं वो ज़रा कुछ इतनी अच्छी खबरें जो हैं वो नहीं आती। लेकिन हम उम्मीद से हैं कि शायद अच्छी आ जाएगी। शायद अच्छी नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। और इसमें कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है। मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन से इस बात को ख़त्म करूँगा कि उसने ये कहा कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ द लिव्ड एक्सपीरियंस और द एक्सपीरियंस दैट चेंजेस। और आपने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे की बुनियाद पे, अपनी कामयाबियों की बुनियाद पे, अपनी मुश्किलात की बुनियाद पे आपने जो पैगाम छोड़ा है वो प्यार, मोहब्बत, मिल के काम करना और एक दूसरे की इज़्ज़त करना और एक दूसरे के ऐब को छुपा के आगे चलना। अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं एक जवान साइकियाट्रिस्ट को बुलाऊंगा और मेरी ख्वाहिश ये है कि वो जवान साइकियाट्रिस्ट आज की महफ़िल में अली मुफ्ती हैं, वो आपसे अपने एंगल से सवाल करें ताकि आप उसकी रहनुमाई करें कि उस बच्चे को और उस तरह के बाकी बच्चों को नफ्सियात की दुनिया में आगे कैसे चलना चाहिए। सो हम दावत देंगे डॉक्टर अली मुफ्ती को। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अली से बात करने से पहले मैं जब अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालता हूँ तो वालिदैन प्रोफेसर रशीद चौधरी, मेरे सारे उस्ताद, दोस्त, कुलीग, उनके अलावा मेरी फैमिली का, मेरी बीवी का और मेरे बच्चों का अगर कोई कामयाबी मुझे हुई है तो उसमें उनका बहुत हाथ है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मुझे वो काम करना नसीब हुआ जो शायद मैं ना कर सकता। आपने बहुत अच्छा किया कि हमारी तवज्जो इस तरफ दिला दी, लेकिन आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। अली के बाद आयशा ने आके यही बात आपसे है। यही बातें पूछनी है और बहुत तफसील से पूछनी है। सो हम दावत देते हैं अली मुफ्ती को। तो अली आ जाइए, आपके इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बस अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं आपसे कुछ ऐसे सवालात पूछूंगा जो कि यूथ के बारे में होंगे, बल्कि अगर और मैं स्पेसिफाई करूंगा तो यंग फेलोज़ के बारे में होंगे जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। काफ़ी हमारे ऐसे यंग फेलोज़ हैं जो कि लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी नेचर पर्सनैलिटी में क्या ऐसी तब्दीली हैं मिजाज में जो कि एक यंग साइकियाट्रिस्ट को इख्तियार कर लेनी चाहिए अगर वो लीडरशिप रोल में आना चाहता है? मेरे ख्याल के मुताबिक सभी साइकियाट्रिस्ट जो हैं उनमें ये खासियत होती है कि वो लीडर बन जाएं और वो लीडर होते हैं क्योंकि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं न सिर्फ अपने जहनी मसाइल के लिए बल्कि अपने ज़ाती, फैमिली और दूसरे मसाइल के लिए। आपने पूछा कि क्या खासियतें होनी चाहिए। सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि वो आदमी दूसरों से सीखने में राज़ी हो, उसमें ये कैफियत हो कि जी मैं न सिर्फ सिखा रहा हूँ बल्कि मैं सीख रहा हूँ। दूसरी खासियत जिसको मैं बहुत अहमियत देता हूँ वो ये है कि उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जो सीखने वाले हैं वो भी उसी की फ्रीक्वेंसी पे आ जाएं जिस फ्रीक्वेंसी पे वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम एक ऐसे
मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे हर रोज़ जो नीड्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बदल रही हैं। तो आपको ये आके कहना कि जी आज से 100 साल पहले ये हो रहा था, 20 साल पहले ये हो रहा था, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं ये करता था, उससे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि आज के ज़माने में आपका रोल क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मुतासर हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको सीख कर आगे बढ़ना है। हमारे करिकुलम में बहुत कम मुल्क हैं जहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग एज ए मॉड्यूल या कोर्स का एक हिस्सा है। जब तक हम उन लोगों को ये बावर ना कराएं कि उनका रोल सिर्फ दवाई लिखने वाला नहीं है, उनका रोल समझाने वाला भी है, उनका रोल समझने वाला भी है और उनका रोल एडवाइस देने वाला भी है। जब एक पेशेंट ओपीडी में आने के पैसे भी नहीं होते, कैसे इसको वो डील करे आजकल के ज़माने में यंग फेलो? हेल्थ की प्रायोरिटी और फिर हेल्थ में मेंटल हेल्थ की प्रायोरिटी ना वो हुकूमत उसको इस नज़र से देखती है, ना स्टेट देखती है, ना फैमिली देखती है। ऐसे मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे जब आप जहनी मरीज़ों की बात करते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बल्कि काफ़ी बीमारियां हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि ये क्रॉनिक है, रिलैप्सिंग है, रिमिटिंग है, रिमिशन आती है, कम आती है, फिर दोबारा हो जाता है। उन मरीज़ों को हम अगर इस नज़रिए से देखें कि ये जो अवामल हैं इनको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपने पहले प्रोफेसर के साथ काम किया तो मैंने एडवाइस पूछी, तो उन्होंने एक फ़िक्रा जो कहा था, आप यकीन करना अली, मुझे 20-30 साल बाद उसकी समझ आई। उन्होंने कहा था, प्रिस्क्राइब योर सेल्फ एट द टॉप ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर ये महसूस करेंगे कि मेज़ के दूसरी तरफ जो बंदा बैठा है, अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं किस किस्म की मदद चाहूँगा अपने प्रोफेशनल से। ये एक जो है ना, हमें ज़रूरत है हमारे फेलोज़, यंग फेलोज़ में और यंग डॉक्टर्स में ये बात बताने की। अब अगर मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ पे आप काफ़ी काम करते रहे हैं, स्पेशली जब आप वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के सदर थे और उसमें आपने काफ़ी, हमने देखा हमारे पाकिस्तानी जो हमारे कोलीग्स हैं उनको आपने बहुत इन्वॉल्व किया, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ पे बहुत काम किया। वाई स्टूडेंट मेंटल हेल्थ? तालब इल्म होना ये बहुत ही एक स्ट्रेसफुल काम है। बहुत सारे लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि उनकी फाइनेंशियल हालत ऐसी हो, उनके घर की हालत ऐसे हो या उनके हालात ऐसे हों कि वो यकसोई से अपनी तालीम हासिल कर सकें। और फिर दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे मेडिकल में जब लोग आते हैं और उनके साथ उनकी जो महरूमियाँ होती हैं, उसमें उनके ऊपर स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तीसरी बात आप ये भी देख लेना कि मेडिकल स्टूडेंट भी तो इंसान है। अगर आम इंसानों में ज़हनी प्रॉब्लम्स की, ज़हनी या नफ्सियाती जो इश्यूज़ हैं, उनकी प्रेवलेंस या इंसिडेंस क्या है, तो ये उनमें भी हो सकती है। तो इसलिए उनको इस मामले में सेंसिटाइज करना। अब आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में किसी में चले जाएं, उम्मीद है कि ये यहाँ भी अब शुरू हो गया होगा, वहाँ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है। यही बात अगर आपका दोस्त, आपका वालिद, आपका भाई आपको कहेगा, उसके समझाने की कोशिश करेगा, उसकी अहमियत थोड़ी सी कम होगी अगर एक प्रोफेशनल आपको वही एडवाइस दे। तो ये एक इंटेग्रल पार्ट हो गया है कि हम स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए सोचेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। एक और बात जो सबसे अहम आ रही है कि आजकल वो जो एक प्रेशर है ना, वो बहुत हो गया है। वो जो एक्सीलेंस के लेवल पे पहुंचने का प्रेशर है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स की जो ज़हनी सेहत है उसका ख्याल किया जाए। आजकल की यूथ को काफ़ी प्रेशर है, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, जहाँ पे उसके फ़ायदे हैं उनको यूथ को उसके काफ़ी
सोशल मीडिया एडिक्शन से लेके सोशल मीडिया के अपने प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें साइबर बुलिंग है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे इनको स्ट्रेस होते हैं। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी एक नई इमर्जिंग प्रॉब्लम है जिसका पाकिस्तान को भी सामना करना पड़ा है और आप उस पर बहुत काम कर रहे हैं। जियो साइकेट्री या क्लाइमेट मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट रिलेटेड जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और इसका यूथ पे काफ़ी असर हो रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो इस बात के ऊपर कन्विंस हूँ कि अब जियो साइकियाट्री या क्लाइमेट चेंज और मेंटल हेल्थ ये एक सब स्पेशलिटी के तौर पे उठ रहा है। और आप डिज़ास्टर्स की बात कर लें, ट्रामा की बात कर लें, पॉवर्टी की कर लें, कॉन्फ्लिक्ट की कर लें, वॉर्स की कर लें, ये क्लाइमेट चेंजेस ला रही हैं। और इसकी वजह से हर जो बंदा है, खा वो यंग है, बूढ़ा है, दरमियानी उम्र का है, मिसाल ले लें तो स्मॉग हमारे पूरे मुल्क को घेर रही है, कि ये कितना बड़ा स्ट्रेस है कि हर कोई ये कह रहा है कि जी आप घर से ना निकलें। हर कोई ये कह रहा है कि जी आपकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो ना करें। स्कूल बंद हो गए हैं, उन बच्चों को कहा गया है कि पार्क बंद हो गए हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये एक एडिड स्ट्रेस है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ऊपर आ रहा है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इसको प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लें तो उसमें फिर वही बात होगी कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें ये आगाही होनी चाहिए कि वक्त के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी जहनी सेहत के ऊपर या जहनी सेहत को पे असर कर रही हैं, और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लें, करिकुलम का हिस्सा बना लें, अपनी बातों का हिस्सा बना लें, तो वो थोड़ा सा उसमें बहुत ज़रूरी है। अब आपने उसकी सोशल मीडिया की बात की। अब देखिए ना, अगर वो स्टूडेंट घर से बाहर नहीं जाएगा, उसकी पढ़ाई में खलल हो रहा है, तो वो सोशल मीडिया को ही एक चैनल समझेगा जिससे उसकी वेंटिलेशन होगी, जिससे उसको साथी मिलेगा, जिससे वो रहनुमाई हासिल करेगा। तो वो फिर एक ऐसा फैक्टर आ जाता है कि आप उसको कंट्रोल करने की बात शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि उसकी बेहतरी कर सकें। यूथ की अगर मैं बात करूँ, में चिड़चिड़ापन आ गया है, टॉलरेंस लेवल नहीं है उनके अंदर। जो 15 सेकंड तक उनकी अटेंशन अब कायम नहीं होती, वो 10 सेकंड बाद रील को स्क्रॉल कर देते हैं। बिल्कुल इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, याददाश्त के मसले, वो अब कोई क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप लीडर रहे हैं और लीडर्स पे क्रिटिसिज्म होती है, आपने कैसे क्रिटिसिज्म को टेक किया? देखिए अपना अली, जहाँ तक बात क्रिटिसिज्म की है, अगर आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा तो आप नहीं सीख सकेंगे। ये एक बुनियादी वजह है कि अब एक बच्चा है, किस बच्चे का दिल करता है वो स्कूल जाए? अगर उसके माँ बाप उसके ऊपर जोर नहीं देंगे तो वो कभी भी स्कूल नहीं जाएगा। तो ये बात जो है ये हमारी समझ से थोड़ी सी ऊपर जा रही है। हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करे तो हम उसको पसंद नहीं करते। उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत सारे अवामल हैं कि ये जो ख़ास तौर पे आपने ज़िक्र किया कि जी अब 1 सेकंड लगता है, आप दुनिया के किसी हिस्से में क्या हो रहा है आपको पता लग जाता है। प्रोफेसर फरीद मिन्हास उस दौर में से गुज़रे हैं जब आपको एक पेपर तलाश करने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, और वो एक ऐसी एक्सरसाइज होती थी कि जो कि बड़ी लेबोरियस एक्सरसाइज लगती थी, लेकिन उसमें आदमी को मज़ा आता था कि जी अब मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, ये चीज़ मुझे मिली है तो मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। तो जहाँ पे सोशल मीडिया का हमारे ऊपर एहसान है कि वो चीज़ें हमारी एक्सेस में आ गई हैं, वहाँ हमने उनकी कदर जो है ना उसको भी खो दिया। तकरीबन 180-190 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनली तो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप उस्ताद भी रहे हैं, एग्जामिनर भी रहे हैं रॉयल कॉलेज में, इसके अलावा आप क्लिनिशियन भी रहे हैं। ये तीनों रोल निभाना तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, और उसके अलावा आप एज अ वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के सदर के तौर पे काफ़ी ट्रैवलिंग रही है। ये एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया? जिस ज़माने में मैं ट्रेनिंग ले रहा था पाकिस्तान में, तो जो हमारा टीचर होता था ना, वो एकेडमिशियन भी होता था, रिसर्चर भी होता था,
क्लिनिशियन भी होता था, पॉलिसी मेकर भी होता था, और एक वो सोशल जो इंटरेक्शन था लोगों का वो भी होता था। अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड का साथ मुकाबला करें तो वहाँ पे लोग एक से ज़्यादा स्पेशलिटी बहुत कम लेते हैं। कोई रिसर्च करता है तो रिसर्च ही करता है, कोई एकेडमिशियन है तो वो अपना एक चुन लेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए, लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैंने उस दौर में ये सारी चीज़ें सीखी थी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सेक्टर्स पे काम करना चाहे तो आप किस तरह कर सकते हैं। ये आपकी बात बजा है, ये बहुत मुश्किल है, और बाज़ औक़ात आदमी सभी रोल्स के साथ वो सही तौर पे इंसाफ नहीं कर सकता। आप माशाल्लाह काफ़ी कामयाबियाँ आपने समेटी। हर एक यंग फेलो चाहेगा कि वो प्रोफेसर अफजल जावेद साहब बनना चाहे, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे काफ़ी चैलेंजेस हैं, या मैं इसको अगर दूसरा नाम दूं तो काफ़ी सेटबैक्स भी होंगे। कोई ऐसा सेटबैक या कोई ऐसा चैलेंज जिसको आपने फेस किया हो? ज़िंदगी जो है वो चैलेंजेस का नाम है। नीड्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, जब आप उनकी तरफ जाएंगे तो 100% सक्सेस जो है वो आपके नसीब में नहीं होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं अभी भी ये महसूस करता हूँ कि मैं अपने आप में वो खासियत पैदा नहीं कर सका कि जिसकी वजह से मैं लोगों तक कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं पहुंचा सकूं जिससे उनका भला हो जाए। आदमी को ये एहसास रखना चाहिए कि मैं अक्ले कुल नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ देखना है। Ali, I have tried and not succeeded. You have tried and you have not succeeded. The man is very firm, past president of WPA. So let us not try to probe him any further. That's my advice to you. Because जितना हमने कोशिश की है उसमें कामयाबी नहीं है, और इसका मतलब ये है कि he is like a rock solid man. He says what he wants to. He does not say what he does not want to. So let's respect that. And इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की है, family. That is what we have not spoken. So अगर आप मुझे इजाज़त दें अफजल, आयशा आइए तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। लवली टू हैव यू हियर। नहीं, आपकी मेहरबानी है कि जी आप होस्ट हैं और आपकी हम जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो मैं चंद सवाल पूछना चाहूँगी आपकी बचपन और ज़िंदगी के बारे में। तो बताइए कि बचपन के क्या वो अवामिल थे जिनसे आपकी शख्सियत वो बनी कि आज आप माशाल्लाह इतना अच्छा कारकर्दगी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं? बचपन जो होता है ना जी, या वो जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, लेकिन वो फॉर्मेटिव ईयर्स अगर इस तरीके से बने कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो फॉर्मेटिव ईयर्स बन जाए तो इससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। मेरी तरबियत ऐसे माहौल में हुई, मेरे वालिदैन ऐसे थे, मेरे घर का माहौल ऐसे था कि जिसने 2-4 चीज़ें मुझे और मेरे भाई को शुरू से ही हमारे दिमाग में डाल दी। अच्छा। एक तो ये है कि जी फैमिली ही आपका सब कुछ होता है। अच्छा। दूसरा ये है कि आप मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। और तीसरी बात ये है कि मेहनत करें, आप कोशिश करें, रिजल्ट अगर आपके हक में ना भी हो तो फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कम से कम आपको अल्लाह ने ये हिम्मत दी कि आपने ये काम किया। मैंने अपने वालिद को, अपने फैमिली के बाकी लोगों को मेहनत करते हुए देखा। ठीक है। और अगर आज हम किसी काबिल हुए हैं तो वो उस तरबियत और उस सोच की वजह है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने कुछ हासिल किया। आप 2 भाई हैं और दोनों माशाल्लाह आउट ऑफ द ऑर्डिनरी काम किया है। मैं देखती हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा औसत दर्जे की कमाल हासिल करके या खसूसियत हासिल करके लोग खुश हो जाते हैं और एक्सेलेंस के लिए उनमें पैशन नहीं होता। सो वो क्या कटिंग एज चीज़ थी कि आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी में औसत दर्जे से बढ़ के कमाल हासिल किए? माँ बाप की एक तवज्जो और उनकी मेहरबानी थी। मैं अपने वालिद के साथ ज़्यादा मेरी उनसियत थी। अच्छा। छोटे भाई की
वालदा के साथ। उसकी वजह ये थी कि मैं 6ठी क्लास से ही बोर्डिंग हाउस में चले गया था, तो वो साथ रहा, तो वो जिसको अच्छा। कहते हैं कि वो एक मम्स बॉय था। तो लेकिन मुझे आज तक अच्छी तरह याद है जो एक आपने कहा ना कि बचपन की, कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मेरे स्कूल के पास एक किताबों की दुकान होती थी। अच्छा। तो मेरी वालदा ने उसको ये पैगाम दिया होता था कि इसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो इसको दे देना और महीने के आखिर में आके मुझसे उसका हिसाब ले लेना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी उनको ये फिक्र नहीं थी कि मैं स्कूल से वापस कैसे आऊँगा, मुझे खाना क्या है। अच्छा। उनको ये थी कि भी अगर तुम्हें कोई पढ़ाई के सिलसिले में किसी किताब की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत अच्छा, है, पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक। तो मैं अभी भी जब वो कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने एक मुझे ऐसा मौका दिया था। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये मौका ना मिले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपकी पर्सनैलिटी को ना सिर्फ बनाती हैं बल्कि पर्सनैलिटी के ऊपर ऐसे नकूश छोड़ जाते हैं कि आप उनको आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी का एक प्रॉपर हिस्सा समझते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से मेरे वालिद ने मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं था। अच्छा। आज तक कभी मुझे याद नहीं है कि मुझे या मेरे भाई को कभी उन्होंने डांटा हो, लेकिन उनकी बात करने का ये तरीका होता था कि हम समझ जाते थे कि ये वो चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वजह से अल्लाह ने हमें वो कुछ दिया जिसके हम दोनों ही अहल नहीं थे। तो एज अ नेशन हम गहरी सोच और फिक्र नहीं करते और ना ही अपने बच्चों को माइल करते हैं कि वो गौर व फिक्र करें, तहकीक और तज्जिया करें चीज़ों का। अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं उसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि हम में खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बना सकें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें तजर्बा इतना है कि हम जो बात कहेंगे वो हरफ आखिर होगी। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये बात हो जाती है कि कोई सवाल पूछना जो है वो दूसरे की बेइज्जती करने के बराबर है। जी। यही बात जो है वो घर से शुरू होकर स्कूल कॉलेज में भी जाती है। बिल्कुल। कि वहाँ पे बच्चे डरते हैं कि हम उस्ताद से क्या सवाल पूछेंगे तो वो हमें शायद डांट देगा। तो ये जो एक ना सोचने की सलाहियत है, रिसर्च की सलाहियत है, चीज़ की तह में जाने की सलाहियत है, और सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि आपको किसी के साथ इख्तलाफ करना हो तो हमें ये नहीं आता कि हम इख्तलाफ किस तरीके से करें, हम समझते हैं कि चुप कर जाए। बिल्कुल। अब वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों में जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ये उनके दिमाग के ऊपर आ जाती हैं, उनके दिलो दिमाग का एक हिस्सा बन जाती हैं, तो वो ज़िंदगी में आगे भी एक ख़ास सोच से आगे नहीं जाते। और ये हम में से बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनका ये अलमिया है, उनके पास वक़्त नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, वो बच्चों को इस लिहाज से बात नहीं उनके साथ कर पाते, तो उसका नतीजा जो होता है वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर आ जाता है। सो फिर पेरेंटिंग में आप क्या मशवरा देंगे कि हम बच्चों को वो आज़ादी सोच की, फ़िक्र की, सवाल करने की, कॉन्फिडेंस दें और अपनी राय उन पे इम्पोज़ ना करें और एक हद तक उनको आज़ादी दें ताकि उनकी सोच महदूद ना रहे और बढ़े? ये मतलब नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही छोड़ दें जी। एक तरीके से उनको आप इस तरीके से आज़ादी दें कि वो उस आज़ादी का मतलब सही समझ सकें। अब एक छोटी सी मिसाल है, बहुत सारे अब नई जनरेशन में वो जो जिसको हम कहते हैं ना जी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, उनमें सोचने की या डिसीजन की सलाहियत कम है, तो वो इसीलिए वो जो उसकी सोचने समझने की या वो बात करने की या वो इख्तलाफ करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, सही तरह डेवलप नहीं होती और वो उसकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी इसी कश्मकश में गुजर जाती है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हमारी अक्सरियत मुतासब भी है और बहुत तंग नज़र है, इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? और ये बिल्कुल छोटी चीज़ों में भी, हाँ मतलब रंग है या नस्ल है या ज़ात पात है या रिलीजन है, सब में हमारे में टॉलरेंस नहीं है। मज़हब के बारे से ही
हम खुद मजहबी ना हो लेकिन कोई मजहब के बारे में हमसे बात करे तो हम बहुत ही जोश और जज्बे में आ जाते हैं। तो ये भी एक हमारी तरबियत का हिस्सा है कि हमें जो बर्दाश्त, जो कुव्वत बर्दाश्त है वो हमें होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बाहर की जो ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके तरक्की याफ्ता होने में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो दूसरे लोगों को बर्दाश्त करते हैं। तो ये एक जो टॉलरेंस है, ये मैं कहता हूँ कि अगर आप पूछे ना कि सबसे महज़ब मुआशरा कौन सा है, तो मेरे नज़दीक वो मुआशरा सबसे महज़ब है जिसमें सब्र है, जिसमें टॉलरेंस है, जो दूसरों की बात सुन के उसके ऊपर हाथ नहीं उठा लेता। अगर हम अपने मज़हब को देखें तो ये हमारे मज़हब का हिस्सा है जी, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। जब इस बात पे आते हैं तो हम अपनी सारी अगली पिछली जो तरबियत है उसको भूल जाते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, आपकी बेटी साइकियाट्रिस्ट हैं और आपके बेटे जो हैं वो फाइनेंशियल साइड पे हैं। उनकी तरबियत में आपने कोई ऐसी चीज़ मद्देनज़र रखी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, ख़ास तौर पे जिन हवालों से अभी हम बात भी कर रहे हैं? अगर वो ज़िंदगी में कामयाब है तो उसका क्रेडिट मेरी बीवी को जाता है। अच्छा। अगर वो कोई ज़िंदगी में गलती कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट मुझे जाता है। किसी भी पेरेंट्स के दिल की कभी भी नहीं होती कि उसका बेटा या बेटी जो है वो नाकाम हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ और ये ख़ास तौर पे मैं इसकी ज़्यादा जो क्रेडिट है वो अपनी बीवी को दूंगा कि हमने कभी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं महसूस किया। अच्छा, वेरी गुड। बल्कि बेटी हमारी बड़ी थी और वो मेरे भाई बहनों कज़न सब में वो पहली बच्ची थी। अच्छा। और हमने उसकी पैदाइश पे जितनी खुशी हमने मनाई थी, बाज़ लोग अपने बच्चे की या बेटे की पैदाइश पे नहीं मनाते। वेरी नाइस। और उसका मकसद ये था कि बच्चियां भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। बिल्कुल। और हम पढ़ाई में भी हमने उसमें कोई किसी किस्म की उसको करियर चुनने में, अपनी ज़िंदगी गुजारने में हमने कभी उसके ऊपर कोई वो कदगन नहीं लगाई। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि दोनों बच्चे अपने पाँव पे खड़े हैं और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनको हमसे ज़रूर शिकायत है कि हम उनके लिए उतना वक़्त नहीं देते। तो आपने अपनी बेगम का जिक्र किया, मैं यास्मीन से मिली हुई हूँ, शी इज़ अ वंडरफुल स्वीट पर्सन। तो उनका आपकी ज़िंदगी में और आपकी तरक्की में बहुत रोल रहा? बिल्कुल, क्योंकि जब आपको घर की फ़िक्र ना हो तो आप बाहर की फ़िक्र कर सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हुए आपको घर की ही फ़िक्र रहे तो वो आपकी काम में, आपके कामकाज में रुकावट हो सकती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो उसने, मैं तो ये कहता हूँ कि उसका क्रेडिट है कि उसने मेरे साथ वक्त गुजारा है। तो अपने तजुर्बात की बिना पर आप हमारे आजकल के बच्चों के लिए क्या मशवरा देंगे कि अपना जीवन साथी कैसे चुना जाए? मेरे ख्याल में उनको हमें आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें ये ज़रूर समझाना चाहिए कि वो अपनी खुशी देखें। ये जो लफ्ज़ कंपैटिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया है, वो कंपैटिबिलिटी ये नहीं है कि जी आप किसके साथ उठ बैठ सकते हैं। कंपैटिबिलिटी ये है कि किसके साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ज़िंदगी गुजारने में कुछ ऊंच नीच भी होती है, कुछ अच्छी बातें भी सहनी पड़ती हैं, कुछ बुरी बातें भी आती हैं। मेरी शादी को 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। वो अरेंज मैरिज थी, चल रही है। अब कुछ ऐसी भी शादियां हैं कि जो अरेंज नहीं होती, वो भी चल जाती हैं जी, बिल्कुल। और कुछ अरेंज भी नहीं चलती। और तो ये एक आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी का है कि आप दो मुख्तलिफ शख्सियात जिनको आपने देखा नहीं, परखा नहीं, वो यकदम आके एक ही छत के तले रहना शुरू कर दें, तो फिर कुछ ले और कुछ दे वाली बात होती है कि उसमें। और वो टॉलरेंस, वही बात जो आपने पहले की थी कि वो टॉलरेंस इसमें भी आनी चाहिए कि जी आप किसी की बात सुन लें, किसी की बात समझा लें, किसी को समझा दें, किसी से समझ ले लें। So ऐसा ही है ना कि आई थिंक देयर इज नो परफेक्ट सोलमेट फॉर एनीबडी। आपको थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू कंपैटिबिलिटी एंड कोऑपरेशन रिश्ते बनाने पड़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है।
और ये हमारी स्पेशलिटी के हिसाब से तो ये और भी अहम है जी बिल्कुल। कि ज़हनी तौर पे आप एक दूसरे को मुतमईन कर सकें, सुकून ला सकें, तो वो आपके लिए, आपकी आने वाली औलाद के लिए, जनरेशन के लिए वो एक नेमत है। तो मेरा ख़्याल है बस अब टाइम ज़्यादा हो गया है और मैं आखिरी सवाल करूँगी आपसे जो मैंने सारे लेजेंड से किया है, और वो ये है कि बहसियत कौम अब हमें 70 से ज़्यादा साल हो गए हैं, लेकिन हम उस जगह पे नहीं पहुँचे जहाँ शायद कायद-ए-आज़म हमें पहुँचाना चाहते थे। तो आपके ख़्याल में इसकी मोटी वजह क्या है? और हम फैमिलीज़ के लेवल पे पेरेंटिंग के हिसाब से और अपने घर में क्या वो वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो एक बहसियत कौम मिलकर एक अच्छा मुल्क बना सकें? अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं ये कहूँगा कि 70 साल तो गुजर गए हैं, लेकिन हम एक कौम नहीं बन सके। हम में वो जो जज्बा है एक कौम बनने का, बदकिस्मती से हम इतने क्राइसिस में से गुजरे हैं कि वो पूरे तरीके से वो डेवलप नहीं हो सका। जब आपकी अपनी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी, उसके ऊपर आपको शक और शुबहात आने शुरू हो जाए तो उसका असर फौरी तौर पे भी ऊपर आपकी आने वाली नस्ल के ऊपर होता है। अब आप एक छोटी सी मिसाल देख लें कि बहुत सारे घरों में होता है और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। बच्चों को कहते हैं बेटा ये कोई मुल्क है रहने वाला, एक छोटा सी बात है। बिल्कुल। कोई रिश्तेदार बाहर से आया, वो मिलेगा, वो कहे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जाओ बाहर जाओ। यानी हम एक बहसियत कौम ही नहीं बन सके और हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को एक वो मैसेज दे रहे हैं कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। हम ये नहीं कहते कि भी तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम बाहर जाओ, पढ़ के आओ और अपने मुल्क को में आके काम करो। तो ये एक बड़ा छोटा सा फिक्रा है कि जो आपको अक्सर घरों में, अक्सर महफिलों में ये सुनाई देता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले अपने घर में ये दुरुस्ती करनी चाहिए। दुरुस्ती करनी चाहिए कि हमें एक कौम बननी चाहिए, हमें एक फैमिली बननी चाहिए। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और आपने बहुत अच्छे तरीके से भी बयान की। तो एंड में अगर मुझे आप कोई ऐसी तलकीन करना चाहें जो एक टेक होम मैसेज बना सकें हम, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमें। मैंने एक जगह पढ़ा था जो कि मैं अक्सर अब कोट करता हूँ, ख़ास तौर पे जब कोई मुझसे ये पूछता है कि जी आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी। इल्म आपको पढ़ाता है कि क्या कहना है, ठीक है। तरबियत आपको बताती है कि कैसे कहना है। अच्छा। और तजर्बा आपको बताता है कि कब कहना है। एक्सीलेंट, थैंक यू। तो ये तीन चीज़ें अगर हम लोगों को समझा सकें, पैदा कर सकें कि क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है, बहुत सारे जो ज़हनी मसाइल हैं मेरे नज़दीक वो इसी में हल हो जाए। अफजल, आपकी कामयाबियाँ, आपकी ज़िंदगी का सफ़र, आपकी मुश्किलात, आपकी आसानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम आपसे बहुत प्राउड एंड प्लीज़्ड हैं कि आपने अपने मुल्क का, हमारी सोसाइटी का नाम पाकिस्तान में और मुल्क भर में बहुत एक आला मकाम पे पहुंचाया। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ आज बैठ के ये सारी गुफ्तगू कर सकें। प्रोफेसर अब्दुल सलाम की एक कोटेशन है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा, ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क आर एसेंशियल फॉर अचीविंग ग्रेटनेस, एंड आई थिंक यू हैव प्रूवन that greatness in you and I'm very pleased. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। God bless you. Thank you very much बेगम साहब और थैंक यू अली। थैंक यू सर। आपके लिए दुआएं। ख्वातीनो हज़रात, आज की नशिस्त में अफजल जावेद ने अपनी ज़िंदगी के असूल, कामयाबियाँ और रहनुमाई हमारे लिए दी। मैं अपनी टीम का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे साथ बैठ के आज ये सारा लॉन्ग कोर्स किया। हम इजाज़त चाहते हैं, अगली दफ़ा एक और लेजेंड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा निगहबान।